Hi, Akram. Is it visible? Let me know. Hi, Ritika. Hi, Kavya. कैसे हैं सभी? So, shall we begin the class now? चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो गुड इवनिंग प्रियांश. हाय राहुल. कैसे भाई? When you want something, the whole world, universe conspires helping you to achieve. मुझे डायलॉग याद नहीं है अच्छे से कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे चाहा है कि इसका जर्रा जर्रा क्या क्या उस मूवी का था ना वो. तो वो ये वही चीज़ है कि आपको किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात जो है आपको उससे मिलाने की साजिश करती है. ये लो ना ऐसा था. अब तुम किसे चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है ना. अब तुम किसे चाहते हो शिद्दत से, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. किसे, किस चीज़ को. ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास. चैप्टर है अपना नेशनलिज्म इन यूरोप. सबसे पहले तो टर्म ही जान लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है ना. तो नेशनलिज्म क्या है? आपका आपके देश के प्रति देशभक्ति वाला जो जज्बा है ना, लव और डिवोशन टुवर्ड्स योर कंट्री इज व्हाट वी से नेशनलिज्म. बढ़िया. जो आपका डिवोशन है आपकी कंट्री के लिए, जो रिस्पेक्ट आपके लिए अंदर है, जो फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं वो नेशनल एंथम को सुनते हुए, फ्लैग को देखते ही, है ना, या फिर देश से जुड़े हुए किसी भी चीज को देखते हुए जो आप थ्रिल हो रहे हो, वो सब क्या है? वही है आपका नेशनलिज्म, है ना. दैट थिंग इज व्हाट एक्चुअली इज डिफाइंड एज नेशनलिज्म. हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें समाज में कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल मिले कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो तो लोग कहते हैं कि तुम एंटी नेशनल हो, है ना. तो ऐसे लोगों से परेशान नहीं होना है. ठीक है. डीप इनसाइड यू नो कि तुम्हारा नेशनलिज्म क्या है. मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलते रहता हूँ. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. लेट्स मूव ऑन. ठीक है. तो yeah, getting goosebumps while listening to national anthem and anything else, whether it is related to a sports or defense or army, anything else जिससे कि आपको ऐसा फीलिंग आता है ना, वो आपका नेशनलिज्म है. तो डेफिनेशन यही होता है नेशनलिज्म का, है ना, कि आपके आपके कंट्री के लिए जो आपका, बता रहा हूँ, जो आपका आपका जो रिस्पेक्ट है ना, उसे हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं. ठीक. क्लियर. गेटिंग गूजबम्प्स व्हाइल लिसनिंग टू द नेशनल एंथम. बिल्कुल. मैं थोड़ा सा इसमें देखूंगा रितिशा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा. ठीक है. तुम्हारे क्वेश्चन में आई विल चेक आउट समथिंग, देन आई विल. कमिटमेंट टू म्यूचुअल लिबरेशन, इंटरनेशनलिज्म. देखो, जैसे कि वेल लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है, मान लो कि हम इस पर्टिकुलर एक कंट्री में रह रहे हैं, है ना. इसमें वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल.
तो म्यूचुअली जो है किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं रखना, है ना, लिबरेशन देना, आजादी तर देना, वो है इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। तो ये पिक्चर देख रहे हो आप लोग, वैसे अगर पिक्चर की बात करें तो ये पिक्चर बनाया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दिस पिक्चर वाज मेड बाय फ्रेडरिक सारियो, है ना, किसने बनाया था? फ्रेडरिक सारियो ने। फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सारियो। कब बना था? 1848 में, है ना। कब बना था? 1848 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया रित्सा? और किस तरह के वर्ल्ड को विजुअलाइज किया था? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। चलो, यहाँ एक चीज दिख रहा है कि विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड। विजुअलाइज करना मतलब आप किसी चीज को जब आप विजुअलाइज करते हो, ओहो, मैं जो हूँ एमा वाटसन को डेट कर रहा हूँ, वाह, 5 स्टार होटल, इतनी खूबसूरत एमा वाटसन मेरे साथ डेट कर रही है, विजुअलाइज हो रहा है। वो ख्याली पुलाव है एक्चुअली, जो कि रियल में हैपन नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इन द सेम वे फ्रेडरिक सारियो ने भी यही किया था। देखो, एमा वाटसन जो है 90s के बच्चों की क्रश है। जब हैरी पॉटर हम सबने पहली बार देखा तो हम सबकी क्रश हो गई, है ना। हमारे जनरेशन का जो भी है उसका पहला क्रश एमा वाटसन। तो यहाँ भी फ्रेडरिक सारियो ने भी यही किया था, है ना। आंख बंद किया और तस्वीर के बारे में सोचे और तस्वीर बना दी, विजुअलाइज किया एक ऐसी दुनिया के बारे में, है ना, जो कि क्या हो, जो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो? डेमोक्रेसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, जो डेमोक्रेसी पे, मुझे पता है सवाल आएगा रितिशा, इसलिए मैंने पहले ही जवाब दे दिया। जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड होगा और सोशल रिपब्लिक पे बेस्ड होगा, है ना। तो डेमोक्रेसी क्या है हम सबको पता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। चलो अच्छी बात है। सोशल रिपब्लिक क्या है? ठीक है, व्हाट इज सोशल रिपब्लिक? सबसे पहले सोशल रिपब्लिक को जानने के लिए हमें एक टर्म जानना होगा, रिपब्लिक, है ना। विल हैव टू नो व्हाट इज रिपब्लिक। या रिपब्लिक का मतलब आपको पता है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है कि इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री, है ना। इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। मतलब रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री होता है जहाँ हेड ऑफ अ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, हेड मतलब ये हेड नहीं, है ना। राज्य का जो जो सबसे प्रथम जो व्यक्ति होता है, जो सर्व सर्वा है, महामहिम जो है। तो हमारे यहाँ कौन है? प्रेसिडेंट होता है ना। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस, है ना, चुनाव होता है इनका। तो दैट्स वाई ये टर्म यूज होता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब समझ गए, है ना। और सोशल रिपब्लिक मतलब जहां बात की जा रही है कि मतलब सोसाइटी के सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से हर चीज चल रहा है ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। क्लियर? हाँ जी। तो फ्रेडरिक सारियो साहब ने ऐसा ही, जैसे मैं एमा वाटसन के साथ इमेजिन कर रहा हूँ, वो इमेजिन कर रहे थे और एक यूटोपियन सोसाइटी के बारे में इमेजिन कर रहे हैं। तुम भी आंख बंद करके सोचो, राम राज्य के बारे में सोचो। इंडिया ऐसा हो जाए जहाँ कोई आतंकवादी हमला ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई करप्शन ना हो, है ना। तुम घर का दरवाजा खुला छोड़ के भी चले जाओ तो कोई तुम्हारे घर में नहीं घुसे। तुम्हारे घर के बाहर ऑडी लगी है, बैंक बैलेंस 5 करोड़ रुपए है ना। मोदी जी ने सबके खाते में 5 करोड़ भेज दिया है। अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोचो सोचो। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं वो क्या है? यूटोपियन है ना। सब ईमानदार हो जाए, समझ रहे हैं मेरी बात को काव्या? कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप सोचोगे तो प्रैक्टिकली दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। यूटोपिया का मतलब यही होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी से यूटोपिया। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं यूटोपिया, राम राज्य। यूटोपियन सोसाइटी के बारे में, जिसके बारे में फ्रेडरिक सारियो ने बात की, वो असल में राम राज्य की बात हो रही थी, है ना। कि समाज में कोई बुराई नहीं रहे, कोई करप्शन नहीं रहे, सब लोग एकदम मस्त खुशहाल जिंदगी जी रहे, एकदम चिल मार रहे हैं, है ना, गोवा वाले बीच पे। तो ऐसी चीजें। अब पिक्चर को आप देखोगे तो इस पिक्चर में कुछ खास दिख रहा है तुम्हें कि एक एक ये स्टैचू दिख रहा है
जो कि लिबर्टी को शो कर रहा है ना। तो लिबर्टी इटसेल्फ इंडिकेट्स की, अब जाहिर सी बात है कि ये चीज क्लियर कर रहा है कि इसके आगे जो कंट्री हैं जो इसको क्रॉस कर चुके हैं वो कंट्री लिबरेट हो चुके हैं उस समय तक, जो आजाद हो चुके हैं, और ये पीछे वो कंट्रीज की लाइन है जो धीरे धीरे इस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिस आर दोज कंट्री हु आर मूविंग टुवर्ड्स दिस थिंग। ठीक है। अब तुम्हें किस हिसाब से सोचना है यूटोपिया के बारे में, दैट्स योर थॉट, है ना। मैंने तुम्हें समझाने के लिए एग्जांपल दिया, तुमको अपने आप समझ में आ गया होगा कि यूटोपिया क्या है। अब तुम यूटोपिया भूलोगे नहीं, है ना। तो यूटोपिया क्या होता है कि ऐसा आइडियल सोसाइटी जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, है ना। विजनरी पेंटिंग है। राहुल एस एस वर्मा, तुम पटना वाले राहुल हो ना, जूनियर मेरे, या फिर कोई स्टूडेंट हो। ओके। अच्छा, तो अब ये स्टैच्यू को फिर से देखोगे तो हाथ में इनके मसाल है ना, मसाल है। देख रहे हो इनके हाथ में क्या दिख रहा है तुम्हें? एक मसाल दिख रहा है। तो ये मसाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी इज बियरिंग द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। भाई साहब, बुद्धाम शरणम गच्छामि, है ना। आप एनलाइटेंड हो जाओगे। और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। दूसरे हाथ में क्या है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। शादी करना भी एक, हाँ हाँ बस बस राहुल पहचान गया, शादी करना भी एक राइट है ना, आर्टिकल 21। सो ये ऐसे ऐसे राइट्स की बात हो रही है। ठीक है। तो और वही नीचे क्या दिख रहा है आपको? नीचे जरा फोटो को देखो एक बार गौर से। ये दिख रहा है तुमको? ये टूटा हुआ मुकुट, है ना भाई। हम तो रहते तो ये सोने का मुकुट उठा के बेच देते भाई, तंगहाली दूर हो जाती, फिर बढ़िया से एकदम स्टूडियो सेटअप लगाते और फिर कंपनी खोलते अपना मस्त, है ना। तो ये जो नीचे सैटर्ड चीजें दिख रही हैं तुम्हें, ये क्या है? ये रिमेन्स है एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के। दिस आर रिमेन्स ऑफ व्हाट? एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के, मोनार्की क्या होता है? रूल ऑफ किंग और क्वीन, है ना। मोनार्की क्या है बच्चा? अब तो फोटो बनाने के लिए जगह ही नहीं बचा है, इधर बनाएंगे तो बनेगा नहीं। चलो, तो मोनार्की में क्या होता है? रूल ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी का जो शासन होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मोनार्की। किंग और क्वीन का जो शासन है ना, मोनार्की कहते हैं। बाहुबली, है ना, बाहुबली। मैं ही राज्य हूँ और मेरा वचन ही है शासन। याद है बाहुबली का ये डायलॉग? वो क्या है? वो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की है। भले पिक्चर में दिखा दिया गया कि बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो एब्सोल्यूटिस्ट है। इस तरह की आप बातें करोगे कि मैं जो कह दूंगा वो पत्थर की लकीर, ऐसे कैसे? तो एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है कि a government or system of rule that has no restraint on the power exercised। देखो एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या है? लुइस 14 का स्टेटमेंट है, काव्या लुइस 16 नहीं 14 का। इसके पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा सेंट्रलाइज्ड, और तीसरा, है ना, तीसरा जो है रिप्रेसिव, चौथा मिलिटराइज्ड। ठीक है। तो एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसके बारे में ये तीन चार फीचर्स है कि नो रिस्ट्रेंट और पावर एक्सरसाइज्ड, है ना। दूसरा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पूरा का पूरा पावर एक एक जगह। मिलिटराइज्ड, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होगी, है ना। मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर मेरे साथ में जगह मारेंगे धरेंगे कंटापे को, राजा बनने आओ, निकल पहली फुर्सत में, है ना। और रिप्रेसिव, खून चूसने वाला, है ना। तो ये चार फीचर्स होते हैं एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। कहीं भी साइड में लिख लो फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, कहीं भी साइड में लिख लो फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। तो पहला, नो रिस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज। दूसरा सेंट्रलाइज्ड। तीसरा मिलिटराइज्ड। और चौथा रिप्रेसिव, है ना। चौथा क्या होगा? रिप्रेसिव होगा। सो दिस फोर फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर इजी होगा, है ना। क्वेश्चंस घुमाए जाएंगे, तो आपको इस इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो
प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए, 4 फीचर्स हैं एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो रिमेन्स हैं ऐसे ही एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के, जिसको लोगों ने मार मार के मतलब इस तरह के सिस्टम को खत्म कर दिया आपने अपने कंट्रीज में। जैसे अमेरिका सबसे आगे है, क्यों? अमेरिका जो है 1776 4 जुलाई 1776 अमेरिका आजाद हो गया, है ना? तो ऐसे ही बाकी जो कंट्रीज है उसके पीछे धीरे 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 वो भी आगे बढ़ रहे हैं आजादी की तरफ। ठीक है ना? क्लियर? ठीक, चलिए ठीक। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहानी शुरू करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आपको क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन उम्मीद करता हूँ कि याद होगा सबको, है ना? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप लोग पढ़ोगे तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, याद है? मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक तरीके से मतलब सिंबल बन गया था नेशनलिज्म का। क्यों? उन्होंने कहा कि हम तो अब आजाद हो गए, अब हम तुम अपने साथ साथ दूसरों को भी मदद करेंगे, है ना? उन्होंने क्या कहा? नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, विल बी हेल्पिंग अदर्स एज वेल। क्योंकि जैसे कि देखना, मेरे जैसा बच्चा जिसको मैथ्स में एक दो सवाल बन जाता था ना, मेरे को लगता था अपन मैथ्स आ गया, ए इधर आओ तुमको पढ़ाते हैं, इधर आओ इधर आओ, मैथ पढ़ना है तुमको, आओ पढ़ाते हैं। वो बात अलग है कि अब मैं ये भी भूल जाता हूँ कि 2/4/2/4 होगा तो क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतना बुरा हाल है, ठीक है? तो लेकिन ऐसा होता है ना, फ्रांस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओवर कॉन्फिडेंस भाई साहब, है ना? ओवर कॉन्फिडेंस। लुइस 16 को हटाया, बोला बॉस है ना? बॉस है अपन, बॉस, अपन तेरा मदद करेगा। तो फ्रांस वालों ने ये काम किया, दूसरों को इंस्पायर करने का काम किया। दूसरों को फ्रांस ने इंस्पायर करने का काम किया। यही वजह है कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे। चलिए, इसीलिए पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस लाइन से, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। हाँ, अवनीश भगवान है। तो नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन कहाँ से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। कब हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1789 में, है ना? गैतोंडे भाव, ये कौन है? गैतोंडे है। हाँ, वही 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 बात कह रहा हूँ ना, पोटैटो गेमर। नाम बता दे भाई आज अब। चलो, तो फ्रांस क्या था? 1789 तक टेरिटोरियल स्टेट था, है ना? टेरिटोरियल स्टेट कहने का मतलब है कि मोनार्की के अंदर था। लेकिन 1789 में माथा ठनका फ्रांस के लोगों का, बोला कि अब ये तुम्हारे नखरे जो है हमसे उठाए नहीं जाएंगे, है ना? लाली पाउडर तुम्हारी मैडम लगाती है, खर्चे हम भरेंगे। फैशन तुम करते हो, खर्चे हम भरेंगे। ये ना चल वो, है ना? तो फ्रांस के लोगों ने कहा कि विद्रोह, हम जो है रिवोल्ट करेंगे आपके खिलाफ। ठीक है? तो 1789 तक फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्क था। लेकिन 1789 में रिवॉल्यूशन होता है और पावर जो है मोनार्की से लेके फ्रांस की जनता के हाथों में दे दी जाती है। ठीक है? और किसके हाथों में चलेगी? कि जनता के हाथों में जाएगी, है ना? रिवॉल्यूशन ने क्या कहा कि इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny, है ना? तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है, पारो। तो इसने कहा कि अब फ्रांस की जो जनता है वो फ्रांस का डेस्टिनी तय करेगी। ठीक है? दिल्ली में मैसेज किए थे, पता नहीं यार। तो शुरुआत से ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कई सारे ऐसे काम करते हैं, कई सारे ऐसे काम करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, जिससे कि मतलब इनके अंदर एक एक सेंस आना चाहिए कलेक्टिव आइडेंटिटी का, लोगों को लगे कि हाँ हम सब साथ हैं, है ना? हम साथ साथ हैं। तो ऐसी फीलिंग लाने की कोशिश की गई थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है? कौन कौन से ऐसा काम किया गया था, क्या क्या स्टेप लिया गया था? लेट्स से इट। पहला पहला बोला गया द आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड ले सिटियोन वर एम्फसाइज्ड। ठीक है? पहला चीज क्या था कि ले पेट्रे एंड ले सिटियोन, यहाँ छूट गया फादरलैंड। ठीक है? जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं ना भारत हमारी मातृभूमि है, ठीक है? हमारे कहते हैं ना भारत हमारी मातृभूमि है, ऐसे ही फ्रांस में बोला कि पितृभूमि है ना? ये जो देश है ये मेरे पिता के समान है, फादरलैंड। एंड ले सिटियोन, हम जो जनता है हम ही सब कुछ है ना? जनता जो है हम ही सब कुछ है। इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रांटेड। अब बोला कि सबको एक समान अधिकार देंगे, है ना? अब जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आनंद
सर से ये भी इंस्पायर हो गया था। नया झंडा बनाया इन्होंने, न्यू फ्रेंच फ्लैग, है ना। पुराना जो राजा का झंडा था, बोला चल इससे जो है हम लोग जो है इसका बना देंगे, वो पैम्पर्स बना देंगे इसका, है ना। अब हम जो है नया झंडा बनाएंगे आज़ादी वाला। स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्या होता था? स्टेट जनरल होता था राजा का असेंबली। राजा जब होता था तो जो मोनार्क था उसकी जो असेंबली होती थी वो स्टेट जनरल के नाम से जाने जाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला कि स्टेट जनरल नहीं, अब बनेगा नेशनल असेंबली। ये क्या हो गया? मतलब पार्लियामेंट की बात हो रही है। इसको आसान सी भाषा में समझिए, इसे कहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट यहाँ मैंने लिख रखा है, वैसे मुझे लगा कि इजी चीज है। देखो नेशन स्टेट में क्या है, अकरम, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका। कॉमन डिसेंट हो, डिसेंट मतलब ओरिजिन, है ना। लैंग्वेज कॉमन हो, है ना, लैंग्वेज कॉमन हो। कल्चर सेम हो। ऐसी जो चीजें जब होती हैं तो वो एक किसी पार्टिकुलर रीजन में जब ये ऐसी सारी चीजें हो तो क्या होता है? नेशन स्टेट है, ठीक है। कॉमन डिसेंट कहने का मतलब है पूर्वज, ठीक है। पुराना झंडा का पतंग बनाओगे? चलिए आगे बढ़े। तो नेशनल असेंबली बनाया गया, मतलब एक नई पार्लियामेंट बनाई गई। एक्टिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया भाई। एक्टिव सिटीजन कौन है? ठीक है, तो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट पहले याद है आपको? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव सिटीजन थे, पैसिव सिटीजन थे, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन वो थे जो कि टैक्स पे करते थे, एक मजदूर के 3 दिन की कमाई के बराबर वो एक्टिव सिटीजन में आते थे। ये सब सिस्टम खत्म कर दिया गया, है ना। नए गीत लिखे गए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, है ना। तो न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, है ना, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड। हाँ जी, पोटैटो वेवर। तो ये सारे काम किए गए, है ना। शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया, शपथ लिया गया। सुबह सुबह स्कूल में असेंबली में शपथ लेते थे ना स्टूडेंट प्लेज, है ना। आई विल ट्रीट ईच एंड एवरी सिटीजन एज माई ब्रदर एंड सिस्टर। और 9th 10th के लड़के बोलते थे मन में एक्सेप्ट वन, है निब्बे। तो मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो ये अकरम के ही, मतलब अकरम उसी स्कूल में था। तो मैं क्या 9th 10th वालों के पास ही जाके पीछे खड़ा रहता था, और अक्सर सुनूंगा कि कई सारे बच्चे इस लाइन को स्किप कर जा रहे हैं, है ना। कई सारे बच्चे इस लाइन को स्किप कर जा रहे हैं। बोला सही है, बहुत सही। शपथ, शपथ अकरम, ओथ मीन शपथ। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्कूल चलेगा, पुराने दिन वापस आएंगे पोटैटो गेमर। Centralized administrative system was put in place and formulated uniform law for all citizens within its territory. देखो पहले क्या था, एक टेरिटोरी में अलग कानून, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में अलग। बोला कि एक जैसा होगा, ठीक है, ठीक है। क्या बोला कि एक जगह सब जैसा, सब जगह एक जैसा कानून चलेगा। इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज वर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड। पहले क्या था कि हर राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाओ आपको टैक्स देना है, इधर भी टैक्स देना है, इधर भी टैक्स देना है, इधर भी टैक्स देना है। तो ये प्रॉब्लम था, बोला कि हटाओ इसको, है ना। वेट एंड मेजरमेंट अलग था भाई। यहाँ पे पता चला कि अब मान लो कि यहाँ पे किसकी शादी कराऊं, सैफुल की, आया लेट आया है सैफुल, सैफुल की शादी होती है ना। सैफुल रहता है यहाँ, सैफुल की वाइफ रहती है यहाँ, ये सिटी भी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पता चलता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पता चला कि 70 सेंटीमीटर ही है। अब पूछा गया कि सर, मतलब अब लड़की के पिताजी ने पूछा, है ना, कि बेटा बताओ कितना कितना मीटर कपड़ा लगेगा तुम्हारा शेरवानी बनाने के लिए या फिर तुम्हारा कुर्ता बनाने के लिए। सैफुल ने कह दिया 2 मीटर। अब सैफुल को क्या पता था कि यहाँ 140 सेंटीमीटर होगा, बनाना तो मतलब फुल वाला हो, बन गया। समझ रहे हो? अब पूछा कि दहेज कितना लोगे, पूछा दहेज कितना लोगे। तो सैफुल बोला कि 2 किलो सोना दे दीजिए।
अब क्या पता चला कि यहाँ यहाँ 1 किलो में 1000 ग्राम है, लेकिन यहाँ 700 ग्राम ही होता है, 700 ग्राम्स ही है ना। सबने बोला वो चूना लगा दिया, है ना, चूना लगा दिया। समझ रहे हैं बात को, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था फ्रांस में, है ना। अलग अलग प्रोविंसेस में वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था, प्रॉब्लम्स बहुत थी लोगों को, है ना। तो अब जो नया सिस्टम आया इसमें बोला कि सब यूनिफॉर्म होगा, ये सब क्या होगा, एवरीथिंग विल बी यूनिफॉर्म विद इन दिस सिस्टम। भाग गया क्या सैफुल, लगता है ज्यादा हो गया सैफुल। अच्छा, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, है ना, और फ्रेंच को प्रमोट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच वाज प्रमोटेड, है ना। जितने भी जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो बोलियां थी, उसको बोला कि नहीं, ये सब इना चढ़ो, बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रांस बोलना, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। क्या बोला कि सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज यूज होगा। क्लियर, यहाँ क्वेश्चन है, ऐसे ही डाल दिए हैं। फ्रॉम वेयर डिड द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम फ्रॉम, अमेरिकन रेवोल्यूशन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या फ्रेंच रेवोल्यूशन। इजी, अरे सुन रहे हो, चलो बढ़िया। हाँ जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन आंसर है। तो अब देखो, अब देख रहे हो, शुरू शुरू में अब जब सफलता मिली तो फ्रांस के लोग एकदम बल्ले बल्ले कर रहे थे, ओ या ओ या। तो after initial success, the revolutionary also declared that it was the mission and the destiny of the French people to liberate the people of Europe from despotism। वही बात कि मैथ का दो सवाल बना लिए तो खुद को समझे कि आई एम द मैथमेटिशियन, है ना, हम ही रामानुजन है। तो इन्होंने कहा कि हम बाकियों का भी हेल्प करेंगे, है ना। हम जो है बाकी जो यूरोपियन कंट्री है उनका मदद करेंगे डेस्पोटिज्म से आज़ादी दिलाने में। डेस्पोटिज्म क्या होता है, वही एब्सोल्यूट रूलर वाला ही चीज़ है ना, जो कि बहुत ऑपरेसिव होते हैं, क्रूएल होते हैं, उस तरह के रूलर को डेस्पोटिक पावर कहते हैं, है ना। तो इनका अब इन्होंने क्या कहा कि हम दूसरे लोगों का भी मदद करेंगे, हम खुद तो आज़ाद हो गए, हम खुद को तो मजबूत कर लिए, अब दूसरों को भी मजबूत करेंगे, है ना, दूसरों को भी साथ साथ बढ़ाना है। अब फ्रांस का ये जो खबर जो है यूरोप के अलग अलग जब शहर में फैला ना, याद है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जैकोबिन क्लब बहुत फेमस था, रॉबेस्पायर। तो यूरोप के लोगों को लगा कि अरे भाई जैकोबिन क्लब जैसा तो बहुत सक्सेसफुल चीज़ है भाई साहब। तो यूरोप के अलग अलग कंट्री में लोग जैकोबिन क्लब बनाने लगे, वो लोग सरकार को परेशान करने लगे, है ना। और इसी बीच में तब तक क्या हो रहा था, इसी बीच में क्या हुआ था कि अगर आपको क्लास 9th का हिस्ट्री याद होगा, तो लुइस 16 को जब जब मार दिया गया, उसके बाद रोबेस्पायर आया। रोबेस्पायर का 1 साल शासन चला 1793 से 1794, राइन ऑफ टेरर, ये भी बहुत अति कर दिया तो इसको भी मार दिया गया। उसके बाद डायरेक्टरी आई। डायरेक्टरी के बारे में क्या था, 5 लोगों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन पावर डिफाइंड नहीं था, तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे, है ना। डायरेक्टरी वालों का क्या था, आपस में ही छोटा छोटी चलते रहता था, ठीक है। मतलब क्या था कि जो सिस्टम था वो स्टेबल नहीं था, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। इसी बीच में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो मौका का फायदा उठाता है और खुद को पावरफुल करता है आर्मी में, और धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर अपना पकड़ बना लेता है ना। नेपोलियन बोनापार्ट धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर अपना पकड़ बना लेता है, ठीक है। और इधर अब देखो, अब दो चीज रिलेट करो। इस टाइम पे नेपोलियन जो है पावर में आ गया, और यूरोप के अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंट्री में क्या था, वहां पे जैकोबिन क्लब बन चुका था। लोग जो है गवर्नमेंट से पंगा ले रहे थे, है ना। गवर्नमेंट की जो भी डिस्पोटिक पावर्स थी, जो भी मोनार्की था, उसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, है ना। मतलब अब नेपोलियन का मकसद क्या था, यूरोप को जीतना, और उसको दिखा कि हाँ तो पहले ही डिस्टर्बेंस है, अब हम लोगों को खुश करके जीत सकते हैं, देखो नेपोलियन ने क्या किया, ठीक है। अब जब नेपोलियन पावर में आता है, ठीक है, तो जब नेपोलियन पावर में आता है तो देखो आपको कुछ भी उल्टा सीधा करना होगा तो आपको लड्डू खिलाना होगा जनता को, है ना। नेपोलियन का भी टारगेट था यूरोप को जीतना। अब उसको पता था कि अगर हम सीधे लड़ाई शुरू कर देंगे, अगर वॉर अटैक करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, वो भाई साहब तो हमारे देश पे हमला कर दिया, देशभक्ति जग जाएगी, चाहे सरकार कितनी भी बुरी हो, है ना। पाकिस्तान की सरकार लाख बुरी हो,
लेकिन कल को अगर इंडिया अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर वो फीलिंग आएगी। लेकिन इंडिया का है कि हम तुमको आज़ादी दिला रहे हैं, हम तुमको पैसा देंगे, हम तुम्हारा इकोनॉमी बूस्ट कर देंगे। जस्ट हाइपोथेटिकली सोचो, है ना? तो हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट कर दें। फ्रांस, यूरोप में भी यही हुआ। नेपोलियन ने क्या कहा कि हम लड़ने नहीं आ रहे, हम अपने लिए नहीं आ रहे, हम आएंगे, लड़ेंगे और आज़ाद करके तुमको दे देंगे। ठीक है, उसने क्या कहा कि हम नेशनलिज्म का आइडिया लेके आ रहे हैं, राष्ट्रवाद, है ना, देशभक्ति भाई साहब, है ना, हम आपके देश में सुधार लाने वाले हैं, है ना, हम आपकी कंट्री में सुधार लेके आने वाले हैं। क्या सुधार लाएंगे भाई? चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या सुधार है ना। तो नेपोलियन जो है 1804 में लाता है सिविल कोड। क्या लेके आया नेपोलियन? 1804 में नेपोलियन लाता है सिविल कोड। ऑफ कोर्स नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पोटैटो गेमर, ठीक है। लेकिन अब लोगों को लग रहा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये इतने सारे ऑप्शन लेके आया एक साथ कि लोगों को लगा, ओ भाई साहब ऐसा भी होता है क्या, है ना। मतलब जो चीजें लोगों ने पहले देखी नहीं थी वो सब कुछ होने लगा। जैसे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ फॉर एबोलिस्ट। पहले क्या था, राजा का बेटा राजा बनेगा। नेपोलियन ने कहा ऐसा नहीं होगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट लेवल चल रहा था सफल, ठीक है। तो पहला सिविल कोड में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट। बट इसके अलावा भी ये सारी चीजें हैं जो नेपोलियन ने की थी, है ना। तो ये 3 जो है सिविल कोड में पूछा जाता है। अरे यार, ये सिविल कोड की 3 चीजें, तो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वर एबोलिश्ड, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और तीसरा राइट टू प्रॉपर्टी। बोला पैसा जमा करो वो तुम्हारा अधिकार है ना। कानून के समान सामने तुम सब बराबर हो, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, है ना। फिर बोला एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल करते हैं, फ्यूडियल सिस्टम खत्म किया। फ्यूडियल सिस्टम क्या है भाई साहब? व्हाट इज फ्यूडलिज्म? देखो, पहले क्या होता था कि ये भाई साहब राजा को खुश किए, है ना। राजा इन भाई साहब से बहुत खुश है। अब राजा खुश है तो राजा ने कहा कि ये ले, ये गांव तेरा हो गया, ये गांव तेरा हो गया, जा राज कर, है ना। लेकिन तुझे करना क्या है कि यहाँ का टैक्स वसूल कर और एक आर्मी मेंटेन कर मेरे लिए। यहाँ से टैक्स वसूल और आर्मी मैनेज कर मेरे लिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पोटैटो गेमर सब पढ़ेंगे। तो ये कह दिया। अब ये जो बंदा था इसने क्या किया, जमीन को डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों के बीच में, लोगों से टैक्स लेता था और उसी टैक्स के पैसे से क्या करता था, आर्मी मैनेज करता था। ये जो सिस्टम है यही कहलाता है फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम कहलाता है ना। सामंतवाद कहते हैं इसी सिस्टम को, क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म कहते हैं। अलग अलग प्लॉट ऑफ लैंड अलग अलग लोगों को दिया, उनके ऊपर उनसे टैक्स ले रहा है और उसी टैक्स के पैसे से आर्मी मैनेज कर रहा है। और जब भी स्टेट को जरूरत है तो आर्मी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि ये अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, इसके लिए फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। इनसे टैक्स बहुत ज्यादा वसूलते थे, है ना। इनसे टैक्स बहुत वसूलते थे ये लोग, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसे ही फ्यूडलिज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्यूडलिज्म कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा फ्यूडलिज्म। तो नेपोलियन ने कहा कि फ्यूडलिज्म खत्म। अब लोगों को लगा, ओ भाई साहब टैक्स, इतना जो टैक्स का बर्डन था उससे आजादी मिल गया, सही है ना। किसानों को गुलामी से आजादी दिला दिया, कर्ज माफ कर दिया। देख लो मोदी जी के आने से पहले, और मतलब जितनी भी गवर्नमेंट रही है, ये लोग क्या किया, चुनावी स्टंट हमेशा रहा है कि हम आप किसानों का कर्ज माफ कर देंगे सत्ता में आएंगे तो, है ना। तो नेपोलियन बहुत पहले से जानता था कि ऐसा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। दूरदर्शी इंसान था नेपोलियन। बोला कि ये कर्जा माफ, है ना। नेपोलियन बोला कर्जा माफ, चल चल, इतना इतना से माफ, फर्क नहीं पड़ता। शहर में क्या था? शहर में था गिल्ड। गिल्ड समझते हो? आजकल के छपरी सब, देखना आजकल का छपरिया क्या करता है, 5-10 को मिलके एक ग्रुप बना लिया, है ना। फलाना ग्रुप, फलाना ग्रुप, ढिमका ग्रुप, है ना। तो है ना, ये भी एक तरीके का गिल्ड है। टिकटॉकर ग्रुप, टिकटॉकर ग्रुप। अब इस एरिया में कोई दूसरा टिकटॉकर वीडियो शूट नहीं कर सकता है, मुजरा नहीं कर सकता है, हम ही मुजरा करेंगे। तो वैसे ही कहता है कि शहर में बिजनेसमैन जितने भी जो ट्रेडर्स थे उनका गिल्ड था, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब ये जो गिल्ड था ये नए बिजनेसमैन को एंटर नहीं करने देते थे इन द मार्केट, उनको प्रॉब्लम था, है ना। तो इस चक्कर में क्या हुआ, नेपोलियन ने बोला कि ई ना चल वो, ऐसा नहीं होगा। फिर से नेपोलियन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। बोला कि फ्री है, सब लोग ट्रेड करो,
गिल्ड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे ऊपर। भाई बिजनेसमैन को मजा आ गया, बोला अब क्या चाहिए, है ना। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बेहतर कर दिया, समझ रहे हो, इतना कुछ चेंजेज आएगा तो किसको किसको बुरा लगेगा भाई साहब, है ना। लोगों को खुशी था, लोगों को लग रहा था ओह क्या राजा है भाई, पीपल एंजॉय न्यूली फाउंड फ्रीडम, लोगों को तो एकदम मजा आ गया भाई, सही है भाई, इतना कुछ चेंजेस आ रही है, इतना प्रोग्रेस हो रहा है, पीपल एंजॉयिंग दिस थिंग। तो बिजनेसमैन और खास करके जो बिजनेसमैन थे या फिर जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे उनको बहुत फायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि कानून एक जैसा हो गया था, वेट एंड मेजरमेंट एक जैसा हो गया था, है ना। तो करेंसी एक हो गया था, तो उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो रहा था, ट्रेड वाज वेरी इजी, है ना। लेकिन लेकिन देखो, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सबको खुश कर सको, आप सबको खुश करो, ये संभव ही नहीं है भाई, आप, है ना। तो कुछ, अरे उल्टा हो गया, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके एक्सप्रेशन मिक्स्ड थे, जिनके एक्सप्रेशन क्या थे, मिक्स्ड थे, ठीक है। पोटैटो गेमर हम न्यूट्रल आदमी है, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, हम अपने जरूरत के हिसाब से सपोर्ट करते हैं। तो तो क्या हुआ कि यहाँ भी ऐसा ही था। नेपोलियन जो है, जब जब अलग अलग देश के ऊपर इस तरह से कब्जा करने लगा तो लोगों का एक्सप्रेशन मिक्स्ड आ रहा था, कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था नहीं भाई ये तो गड़बड़ है। शुरू शुरू में लोगों ने हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, भाई ये वो बंदा है जो हमारे लिए आजादी लेके आ रहा है ना, देवदूत है ना। लेकिन बाद में लोगों को लगने लगा कि ये तो बहुत बड़ा दिक्कत का चीज है ना। बाद में लोगों को समझ में आ गया कि दिस थिंग इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो हुआ लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, आप राजा के खिलाफ नहीं बोलोगे, है ना। टैक्स बढ़ा दिया, बोला पैसा चाहिए, लड़ाई लड़ना है, और सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप क्या होता है? बैन ऑन प्रेस एंड मीडिया, मीडिया और प्रेस के ऊपर जो बैन लगता है ना, उसे सेंसरशिप कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, फोर्स कंस्क्रिप्शन। अब बताओ हम निकले हैं, अब बताओ हम जा रहे हैं इंग्लैंड, जा रहे हैं गर्लफ्रेंड से मिलने, अभी घर से निकले हैं ट्रेन पकड़ने के लिए कि ट्रेन पकड़ के जाएंगे, फिर जहाज पे चढ़ेंगे तब जाएंगे, हैं? अब पता चला कि अब स्टेशन पहुंचने से पहले नेपोलियन की आर्मी आई, बोली चल इतना लंबा चौड़ा है शरीर, क्या करेगा, आर्मी में चलो, हाँ। अब उठा के लेके चला गया। अब अभी बेचारी इंतजार कर रही है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अभी कह रही है कि कहाँ रह गए, कितना दुख की बात है। तो ये फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, अब क्या हम कभी नेपोलियन को सपोर्ट करेंगे? मतलब बहुत बहुत, क्या आदमी हो यार, क्या कर दिया ये, ऐसा कैसे चलेगा, बेकार आदमी है तुम, सपोर्ट नहीं करेंगे। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रहा था, जबरदस्ती जो भर्ती हो रही थी ये चीज पसंद नहीं आ रहा था, है ना। जो लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये चार चीजें जो नेपोलियन किया, इससे लोगों का क्या हुआ, जो उसके प्रति प्यार था वो गुस्से में तब्दील हो गया। क्या? पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लगाया गया, और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द आर्मी, जबरदस्ती जो भर्ती हो रही थी आर्मी में। तो ये चार चीजों की वजह से लोग बहुत नाखुश थे, है ना। पीपल वर अनहैप्पी फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई मीन फ्रॉम द नेपोलियनिक रिजाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये टॉपिक बस एक पेज का पढ़ लेते हैं, उसके बाद विल फिनिश द क्लास। आज गर्मी बहुत है, सिर दर्द कर रहा है भयंकर। तो ये आज का मैप है यूरोप का, अगर देखोगे तो यू कैन सी प्रसिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, है ना। तो अब आपको देखोगे कि अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दिख रहे हैं, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, मोरक्को, अल्जीरिया। तो यू कैन सी डिफरेंट, ये तो हम लोग अफ्रीका में चले गए, सॉरी। तो डिफरेंट जो है यूरोपियन कंट्रीज आज के टाइम पे डिफाइंड दिख रही हैं। लेकिन ठीक है,
लेकिन एक ऐसा टाइम था जब ऐसा कुछ नहीं था, है ना? जब ये सब हौच पौच था, जब ये मैक्सिमम चीजें क्या थी, हौच पौच थी, है ना? सब मिले हुए थे। उस समय लोग कैसे डिफाइंड थे? उस समय लैंग्वेज के बेसिस पे, अपना कल्चर, ये सब 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 क्या था, मिक्स था। उस समय लोगों को डिफाइन करने का सिर्फ एक ही चीज था, लोगों की जो देश देश के प्रति जो चीज समझ में आता था, ठीक है, देश क्या होता है ऐसा कुछ था नहीं पार्टिकुलर। उस समय एक ही चीज था, लोगों को जो लोगों को रोक के एक साथ जोड़ के रखता था, वो था राजा के प्रति उसका क्या डिवोशन है ना, देयर डिवोशन टुवर्ड्स द किंग ओनली, है ना? मिडिल सेंचुरी यूरोप का अगर मैप देखें तो आज जैसा कोई भी नेशन स्टेट नहीं है ना? उस समय अलग अलग स्टेट्स, मतलब स्टेट्स थे, है ना? आज जो हम लोग जर्मनी इटली जानते हैं ऐसा कुछ नहीं था, है ना? उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं था, भाषा नहीं था, उनका कोई डिसेंट नहीं था, तो फिर नेशनलिज्म डिफाइन कैसे करें, है ना? हाँ जी आयुष, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो ऐसे डिफरेंट सारे ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के लोग, ऐसी ऐसी अलग अलग भाषा, ऐसे ऐसे अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले लोग एक साथ आए कैसे? तो वो यही था कि किंग के प्रति, है ना, जो राजा है उसके प्रति उनकी क्या फीलिंग रही है, और उसी के हिसाब से चीजें जो है डिफाइन होती चली गई। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक में कुछ खास है नहीं, बस इसका इस टॉपिक का समरी यही है। नेक्स्ट हमारा ये है एरिस्टोक्रेसी इन द न्यू मिडिल क्लास, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब सर फट रहा है। एक नोटिस है कि अल्टरनेट डेज पे क्लास है, ठीक है। आज के बाद अब फिर अगला क्लास परसों होगा। क्यों? आप सबको रीज़न पता है कि मेरा एग्जाम अब 20 दिन और है, 20 क्या, आज का एक दिन खत्म, 19 दिन और है, ठीक है। तो मेरे पास टाइम की बहुत है कमी, ठीक है। तो अल्टरनेट पे चलेगा कुछ दिन क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। और क्लास पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करो यार, है ना? थैंक यू वेरी मच, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।